वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ब्रिज मैनुअल का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस। रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस। रिहैबिलिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्वसन। यानी कि किसी चीज को यानी उसके अंदर कोई कमी बेशी है उसको पूरा करना, उसको रेक्टिफाई करना। दैट इज कॉल्ड अ रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस। तो किन किन कारणों से ब्रिज का रिहैबिलिटेशन करना पड़ सकता है वो यहाँ पर एनलिस्टेड है। दे आर एनलिस्टेड बिलो। ठीक है ना? काफी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला, फिजिकल डिस्ट्रेस। क्या? फिजिकल डिस्ट्रेस। दूसरा, यानी फिजिकल डिस्ट्रेस यानी ब्रिज कमजोर हो चुकी, फिजिकली दिख रहा है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन। यानी कि हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन में वल्नरेबिलिटी, यानी कि जैसे कि मान के चले कि जिस रिवर पे हमने बनाया है वहां पर जो है क्या बोलते हैं, बारिश ज्यादा हो रही है या उसका कैचमेंट एरिया कम है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, डेंजर लेवल वगैरह। मतलब अब जो पहले जो वाटर लेवल था वो जो है वाटर लेवल ब्रिज में राइज हो गया, एफ्लक्स आ गया उसके अंदर, इस तरीके का कोई चीज। ठीक है? ठीक है। वल्नरेबिलिटी ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन। और दूसरी बात क्या? आ, आई बात समझ में आपको कि इसे रिवर था, उसमें पहले हाई फ्लड लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक था, फिर किसी एक पर्टिकुलर साल में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो एचएफएल के काफी ऊपर पानी चला गया। अब वो ब्रिज ब्रिज के बॉटम को यानी सॉकेट को टच होकर पानी गया, ये इस तरीके से। अब क्या होगा कि ब्रिज का उसको रेज करना पड़ेगा या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो वल्नरेबिलिटी ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑब्सोलीट और नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल्स। या फिर वो जो ब्रिज जिस चीज की बनी थी, ब्रिज जिस चीज की बनी थी वो जो है ऑब्सोलीट मटेरियल, अब आज की तारीख में वैसा मटेरियल नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? यूज ऑफ ऑब्सोलीट और नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल सच एज अर्ली स्टील गर्डर्स, लैटराइट स्टोन, कास्ट आयरन स्क्रू पाइल्स, कोरुगेटेड स्टील पाइप्स, रेल और टिम्बर टॉप्स एंड स्टोन स्लैब, अर्दनवेयर पाइप्स। यानी कि आज आज की टेक्नोलॉजी में वो चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है कि नहीं? आई बस समझ द फिजिकल डिस्ट्रेस, वल्नरेबिलिटी ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन, यूज ऑफ ऑब्सोलीट नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल सच एज अर्ली स्टील गर्डर, लैटराइट स्टोन, कास्ट एंड स्क्रू पाइल्स, कोरुगेटेड स्टील पाइप्स, रेल और टिम्बर टॉप्स एंड स्टोन स्लैब, अर्दनवेयर पाइप्स। ये सारे के सारे जो है रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रेस, और दूसरा वल्नरेबिलिटी ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन, और तीसरा यूज ऑफ ऑब्सोलीट या नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल। ये बेसिकली तीन हेडिंग है। ये जो है उसकी सब हेडिंग्स है। ये क्या है? सब हेडिंग्स हो गई। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये पैरा 501 बता रहे हैं कि ये लास्ट ईयर 2023 में जो है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे लेना आप लोग इसको। पैरा 502, in case of introduction of new type of locomotives, rolling stock and other train composition with increased load, that is vertical and longitude, increased load vertical and longitudinal, special strengthening measures may be required as per relevant code provisions and guidelines. ठीक है। अब क्या हो रहा है जमाने के हिसाब से? अब क्या हो रहा है जमाने के हिसाब से? गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ानी है तो लोकोमोटिव नए लगेंगे, एडवांस लगेंगे, हाई ट्रैक्टिव एनर्जी के लगेंगे तो उनका वेट ज्यादा होगा, डायनामिक लोड ज्यादा होगा। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक एंड अदर ट्रेन कंपोजिशन, in case of introduction of new type of locomotive, rolling stock and other train composition with increased load vertical and longitudinal, along the length और vertical load ज्यादा, स्पेशल स्ट्रेंथनिंग मेजर, एग्जिस्टिंग ब्रिज को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, स्पेशल स्ट्रेंथनिंग मेजर्स में बी रिक्वायर्ड एज पर रेलेवेंट कोड प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस। ठीक है, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग ब्रिजेस की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरा 503, पैरा 503, repair, maintenance, rehabilitation, rebuilding of bridges, repair, maintenance, rehabilitation, rebuilding of bridges is to be planned, carried out in accordance with unique rating number, URN हमने पढ़ा था, यूनिक रेटिंग नंबर, है कि नहीं? तो क्या कहा?
repair, maintenance, rehabilitation, rebuilding of bridge is to be planned or carried out in accordance with the URN, unique rating number. Unique rating number, इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, प्लान करेंगे. Assigned to each bridge to represent its physical condition in periodic inspection. When in the course of inspection of bridge defects are noticed, the inspecting official should examine the bridge thoroughly. Based on the detailed inspection, the inspecting official may impose a suitable speed restriction as appropriate. It is not possible to lay down definite guidelines for imposing speed restrictions on such bridge. Each case has to be judged and decided on its merits by the inspecting officer, keeping in view the nature and severity of defect notice. Every such bridge may not require speed restriction. The inspecting official may suspend traffic if the bridge is considered unsafe. Restoration of traffic shall either be after a further detailed examination or after adequate relieving measures are undertaken. वापस से पढ़ दूं मैं आपके लिए, वापस से पढ़ देता हूं मैं. क्या कहा जा रहा है? Repair, maintenance, rehabilitation, rebuilding of bridges is to be planned or carried out in accordance with unique rating number, URN, जिसको हम कहते हैं ना URN. बीच बीच में हम पढ़ रहे थे तो वो कंपोनेंट्स आ रहे थे ना बीच बीच में, अभी हम वापस से जाएंगे तो फिर से आ जाएगा यूनिक रेटिंग नंबर अलग अलग कंपोनेंट्स के. ओके, अब क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? असाइन टू ईच ब्रिज, हर ब्रिज को URN दिया जाता है, ठीक है ना. न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर दो चीजें होती है. एक होता है URN, यूनिक रेटिंग नंबर, जो ओवरऑल ब्रिज के लिए होता है, और एक होता है CRN. CRN क्या होता है? CRN बेसिकली क्या होता है? CRN कंपोनेंट रेटिंग नंबर होता है. एक ब्रिज के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट को जो रेटिंग होती है दैट इज CRN. तो यहाँ पे URN की बात हो रही है, यूनिक रेटिंग नंबर असाइन टू ईच ब्रिज टू रिप्रेजेंट इट्स फिजिकल कंडीशन इन पीरियोडिक इंस्पेक्शन. यानी फिजिकल कंडीशन क्या है URN से पता चलेगा. When in the course of inspection of bridge, defects are noticed, the inspecting official should examine the bridge thoroughly. ना, जब इंस्पेक्शन की जा रही है ब्रिज की, तो उस टाइम पे क्या होगा? When in the course of inspection of the bridge, defects are noticed, the inspecting official should examine the bridge thoroughly. ठीक है, क्या करे? Thoroughly examine करे. Based on the detailed inspection, the inspecting official may impose a suitable speed restriction as appropriate. क्या कहा यहाँ पर? क्या कहा इसको? ये देखिए क्या कह रहे हैं कि based on the detailed inspection, the inspecting official may impose a suitable speed restriction as appropriate. अगर कंडीशन में उनको परिस्थिति ठीक नहीं लगती तो क्या करेंगे? उधर पे क्या स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे. What he will do? He will impose a speed restriction. ठीक है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे. Getting? As it is not possible to lay down definite guidelines for imposing speed restriction on such bridges. अभी कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये ब्रिज को ये हुआ तो इतने ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे. कंडीशन के हिसाब से इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल विल डिसाइड. Each case has to be judged and decided. Each case has to be judged and decided based on its merit by the inspecting officer, keeping in view the nature and severity of defect notice. ठीक है, every such bridge may not require speed restriction. हर ब्रिज में स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी. हो सकता है कि एक ब्रिज में एक पर्टिकुलर चीज के लिए लग रहा होगा, दूसरे में कंडीशन के हिसाब से. द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल में सस्पेंड ट्रैफिक, यहां तक कि क्या कहा कि आवश्यकता पड़े तो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल क्या करेंगे? तो क्या कहा? द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल में सस्पेंड ट्रैफिक इफ द ब्रिज इज कंसिडर्ड अनसेफ. ठीक है, restoration of traffic shall either be after a further detailed examination or after adequate relieving measures are undertaken. ठीक है, आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कहा बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे पैराग्राफ में कि ब्रिज का रिपेयर, मेंटेनेंस, रिहैबिलिटेशन, रीबिल्डिंग ब्रिज के URN के आधार पर, यूनिक रेटिंग नंबर के आधार पर होगा, जो कि ब्रिज की फिजिकल कंडीशन को दर्शाता है. और जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स जो है इंस्पेक्शन करने के टाइम पे अगर किसी भी प्रकार का वो क्या देखते हैं, कहीं पर डिफेक्ट देखते हैं, तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर उसका ब्रिज का अच्छे से निरीक्षण करेंगे और डिटेल इंस्पेक्शन के बाद में
वो जो है आवश्यकता पड़ने पर सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा है कि भाई कोई एक फिक्स गाइडलाइंस नहीं है कि भाई स्पीड रेस्ट्रिक्शन कब कितने की लगाई जाए, कंडीशन के आधार पर, डिटेल इंस्पेक्शन के आधार पर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर वैसा इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी और अगर ऐसा लगता है कि भाई डिफेक्ट को कुछ ज्यादा ही सीवियर है, तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ट्रैफिक को सस्पेंड भी कर सकते हैं ना, इफ द ब्रिज इज कंसिडर्ड अनसेफ। और रेस्टोरेशन ट्रैफिक शैल आइदर बी आफ्टर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। ट्रैफिक का रेस्टोरेशन कब करेंगे, जब फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या अगर वो जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई करने के बाद में। ओके, तो यही था हमारा पैरा 503। ठीक है, अंडरटेकन। ठीक है, करेक्शन स्लिप नंबर 30 से यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, पैरा 504 से 509 हैज बीन डिलीटेड ना, ये इसी करेक्शन स्लिप के थ्रू। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग पैरा 510 पर। पैरा 510 पर नेक्स्ट है पैरा 510 साइट डेटा। After collecting necessary site details, plans for rehabilitation, including temporary measures, shall be prepared in the divisional office and got approved by headquarters office. After collecting necessary site details, plans for rehabilitation, including temporary measures, shall be prepared in divisional office and got approved by headquarters office. डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, फिर वहां पे से जो भी रिहेबिलिटेशन का प्लान होगा, इंक्लूडिंग टेम्पररी मेजर्स, डिविजनल ऑफिस से बनेंगे, इसका अप्रूवल हेडक्वार्टर ऑफिस से होगा। The engineer in charge of the work shall be responsible for the safety of all temporary work during the rehabilitation of any bridge in one or more stages with or without diversion. जो भी इंजीनियर इंचार्ज होंगे उस काम के वो जिम्मेदार होंगे, टेम्पररी वर्क के दौरान जो भी आप सेफ्टी का ख्याल रखने के जिम्मेदार होंगे, रिहेबिलिटेशन ऑफ एनी ब्रिज इन वन और मोर स्टेजेस विथ और विदाउट डाइवर्जन के साथ या बगैर डाइवर्जन, सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इंजीनियर इंचार्ज ऑफ द वर्क की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरा 511। पैरा 511 एग्जीक्यूशन ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्क्स, एग्जीक्यूशन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, typical methods generally adopted for rebuilding, rehabilitating, strengthening of bridges are briefly described below, except for regirdering, which is dealt in chapter 6. Any other method to suit site condition may also be adopted. क्या कहा गया इन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट में उन्होंने बताया, typical methods are generally adopted for rebuilding, rehabilitation, strengthening of bridges are briefly described below, एक्सेप्ट फॉर, यानी नीचे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, सिर्फ रीगार्डरिंग, रीगार्डरिंग के लिए ना, रीगार्डरिंग के लिए जो है चैप्टर नंबर 6 में दर्शाया गया है कि किस तरीके से हम लोग रीगार्डरिंग करेंगे, बाकी जो है आपको इस चैप्टर में नीचे दिया गया, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पैरा 512, पैरा 512, पैरा 512 स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशंस, फाउंडेशन की स्ट्रेंथनिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ कास्ट एंड स्क्रू पाइल्स, ये पहले आती थी, कास्ट एंड स्क्रू पाइल्स हुआ करती थी, तो उनका रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ कास्ट एंड स्क्रू पाइल्स, a new set of substructure on group of board piles in between the old ones may be constructed. क्या कहा, a new set of, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ कास्ट एंड स्क्रू पाइल्स, a new set of substructure on group of board piles in between the old ones may be constructed. यानी कि जो बोर्ड पाइल्स होगी उसके बीच में, ओल्ड पाइल्स के बीच में न्यू सेट ऑफ पाइल्स बनाई जा कास्ट की जाएगी। अ न्यू सेट ऑफ सबस्ट्रक्चर ऑन ग्रुप ऑफ बोर्ड पाइल्स, जो बोर्ड पाइल्स के ग्रुप के बीच में, न्यू सेट इन बिटवीन द ओल्ड वंस, ओल्ड पाइल के बीच में न्यू में बी कंस्ट्रक्टेड, द ओल्ड गर्डर्स में बी शिफ्टेड ऑन टू द न्यू सबस्ट्रक्चर, जो ओल्ड गर्डर्स होंगे में बी शिफ्टेड ऑन टू द न्यू सबस्ट्रक्चर, पुराने गर्डरों को नए, ओल्ड गर्डर्स को न्यू सबस्ट्रक्चर पे शिफ्ट किया जाता है, अबांडनिंग द ओल्ड वन। ठीक है नहीं, अभी यहाँ पे अलग अलग केसेस से बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा, अ न्यू सेट ऑफ सबस्ट्रक्चर ऑन ग्रुप ऑफ बोर्ड पाइल्स इन बिटवीन द ओल्ड वंस में बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नया सबस्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी जो ओल्ड वाला होंगे उसके बीच में, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ बोर्ड पाइल, जो बहुत सारी बोर्ड पाइल होगी उसके बीच में नया सबस्ट्रक्चर बोरिंग करके बनाया जाएंगे। ओल्ड गर्डर्स में बी शिफ्टेड ऑन टू द न्यू सबस्ट्रक्चर, जो पुराने गर्डर होंगे नए सबस्ट्रक्चर पे शिफ्ट किए जाएंगे, अबांडनिंग द ओल्ड वन, जो पुराने वाले को अबांडन करके, ठीक है ना, ओल्ड सबस्ट्रक्चर को छोड़ के न्यू सबस्ट्रक्चर पे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे।
एनेक्चर 5/2 में दिया है, पहले मैं इसको पैरा को पूरा कर लूं फिर मैं लेके जाऊंगा आपको वहां पे। व्हेन द हेडरूम इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर मेकिंग बोर्ड पाइल। अब जहां पर बोर्ड पाइल के लिए, बोर्ड पाइल का मतलब क्या है कि जगह पे बोरिंग किया और उसके बाद में आपने इसको है ना, व्हेन द हेडरूम इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द बोर्ड पाइल वेल फाउंडेशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बोर्ड पाइल के देखो पाइलिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल करने के लिए जो है उसको जिग वगैरह लगाना पड़ेगा, वहां पे से रोटरी पाइल्स वगैरह लेके ड्रिल करना पड़ेगा, फिर बोरिंग करेंगे। और अगर ऊपर आपका जो एग्जिस्टिंग गर्डर है तो शायद ये जगह ना मिल पाए आपको, है कि नहीं? ठीक है, तो वहां पर क्या है, व्हेन द हेडरूम रेस्ट्रिक्टेड बोर्ड पाइल नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिर हम वेल फाउंडेशन बनाएंगे। वेल फाउंडेशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ऑल्टरनेटिवली द न्यू सबस्ट्रक्चर एंड फाउंडेशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जन। या फिर नए सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन जो है डाइवर्जन करके, ट्रैफिक डाइवर्जन करके भी बनाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली द न्यू सबस्ट्रक्चर एंड फाउंडेशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली द न्यू सबस्ट्रक्चर एंड फाउंडेशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जन। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इन पियर्स और अबटमेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम से तो उसका सॉल्यूशन है ना। व्हेन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन पियर्स एंड अबटमेंट, whenever settlement is noticed in piers and abutment, जब भी सेटलमेंट पियर और अबटमेंट में नोटिस किया जाता है, लेवल्स ऑफ द बेड ब्लॉक शुड बी रिकॉर्डेड पीरियोडिकली। बेड ब्लॉक का जो है लेवल है रिकॉर्ड करेंगे पीरियोडिकली विद रेफरेंस टू फिक्स डेटम। द रेल लेवल शुड बी मेंटेन्ड बाय मेकिंग अप विद पैकिंग प्लेट्स और स्टील टूल्स एज नेसेसरी। अगर कोई फाउंडेशन सेटल हो रहा है ना, सेटलमेंट यानी पियर और अबटमेंट का फाउंडेशन सेटलमेंट हो रहा है ना, तो बेड ब्लॉक जो होगा हमारा बेड ब्लॉक, उसका लेवल को आपको नोटिस करना है ना, चेक करना। शुड बी रिकॉर्डेड पीरियोडिकली विद रेफरेंस टू फिक्स डेटम, एक फिक्स डेटम से इसके लेवल को चेक करते रहना है। रेल लेवल शुड बी मेंटेन्ड बाय मेकिंग अप विद पैकिंग प्लेट्स और स्टील टूल्स एज नेसेसरी। अब हमारी गाड़ियां चल रही है, ऊपर रेल लेवल है, अगर कहीं सेटलमेंट हो रहा है, मान के चलो फॉर एग्जांपल राइट साइड में हो गया, तो फिर क्या करेंगे, राइट साइड के नीचे थोड़ा सा कुछ पैकिंग प्लेट वगैरह लगा के वो लेवल को हम लोग मेंटेन कर देंगे। तो ये होगा सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इन पियर्स और अबटमेंट्स। ठीक है, थर्ड वन है मेरा एक्सेसिव स्कोर अराउंड पियर्स और अबटमेंट। एक्सेसिव स्कोर अराउंड पियर्स और अबटमेंट्स, दिस इज अ कॉमन अकरेंस इन फ्लोइंग रिवर्स। दिस इज अ कॉमन अकरेंस इन flowing rivers. This is a common occurrence in flowing rivers. Dumping of boulders and grouting the void space between boulders is normally resorted to. This is a common occurrence in flowing rivers ना। जब बहता पानी रहेगा तो क्या होगा कि जैसे सिंपल है, स्कोरिंग मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे। ये समझो ये मेरा पियर है, पियर है, ठीक है, ये समझो कोई पियर है और ये वाटर वाटर स्ट्रीम है, ये हमारी वाटर स्ट्रीम है। ओके, ये यहाँ से पानी यहाँ से जा रहा है, पानी यहाँ से जा रहा है। अब देखिए जहां पे क्लियर पाथ मिल रहा है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये जगह इतने में तो ठीक है। लेकिन जो पानी यहाँ पर होगा, ये जो पार्ट है यहाँ का जो पानी है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। अब ये मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया, थोड़ा हम लोग ईजमेंट यानी ईजमेंट के लिए हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं स्ट्रीम लाइनिंग करने के लिए। ऐसा कट वाटर और ईज वाटर जिसको हम कहते हैं ना, कट वाटर और ईज वाटर हम कहते हैं, आपने सुना होगा कट वाटर एंड ईज वाटर। ये सारे जो है अरेंजमेंट होता है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया हमने। तो अब क्या हो रहा है, ये कट वाटर हो गया और ये समझो हो गया आपका ईज वाटर। कुछ कच्चा पक्का अरेंजमेंट में आपको बता रहा हूँ। एंड से दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, से दिस इज सॉरी, से दिस इज द रिवर फ्लोइंग। अब क्या होगा, यहाँ जो पानी आता है, ये यहाँ जो पानी आएगा, ये जो पानी होगा ये इधर बिल्कुल इस तरफ का, ये जो है ना पानी, ये बिल्कुल लग के जाएगा इसको इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से खोद खोद के जाएगा, ये ना साइड के एरिया को एक्सपोज करना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड एज कवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज कवरिंग। ठीक है, इस तरीके से। अरे बात समझ में, ये कवरिंग होती है ना। तो दिस इज अ कॉमन अकरेंस इन फ्लोइंग रिवर, जहाँ पे पानी बह रहा है। ये समझ में आ गया, मैं इसको भी डायग्राम को हटा देता हूँ। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इसको रीड करते हैं हम लोग।
कि दिस इज अ कॉमन अकरेंस इन फ्लोइंग रिवर्स, डंपिंग ऑफ बोल्डर्स एंड ग्राउटिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन बोल्डर्स इज नॉर्मली रिसोर्टेड टू। तो क्या करते थे बेसिकली हम लोग जो है ना किनारे किनारे पे बोल्डर्स लाके डाल देते हैं, बोल्डर्स डंप कर देते हैं, एंड ग्राउटिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन बोल्डर्स इज नॉर्मली रिसोर्टेड टू। बोल्डर और जो आपका पियर या अबटमेंट का जो बेड होगा वहां पर आजू बाजू में हम क्या कर देते हैं, ग्राउटिंग कर देते, डंपिंग ऑफ बोल्डर्स एंड ग्राउटिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन बोल्डर्स इज नॉर्मली रिसोर्टेड टू। In some cases, sheet piling or micropiling can be done concentric to the piers and the intermediate space filled with concrete boulder। दूसरा क्या कहा, शीट पाइलिंग या माइक्रो पाइलिंग, यानी ये मेरा मान के चले कि एग्जिस्टिंग पियर ये है, ये मेरा एग्जिस्टिंग पियर है। कई केसेस में इस कवरिंग को अवॉइड करने के लिए शीट पाइलिंग या माइक्रो पाइलिंग कर देते हैं। बेसिकली मैं आपको जो है ना यहाँ पर मैं मेरे तरीके से बना के बता देता हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है। इस तरीके से सब तरफ पेरी फेरी में पाइलिंग कर देंगे। मैं यहाँ पे पाइल नहीं बना पा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ऐसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चार बना देता हूँ। माइक्रो ये शीट पाइलिंग यानी इस तरीके से कोई पाइलिंग कर दी जाएगी पेरी फेरी में पूरे में इस तरीके से, और बीच में शीट पाइलिंग ना कॉफर टाइम जैसा बताया, शीट पाइलिंग कर दी जाती है या माइक्रो पाइलिंग कर दी जाती है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट टू द पियर यानी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, आजू बाजू में सब जगह। हाँ, और ये जो बीच की जो जगह है, जो बीच की जगह बचेगी ना, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको पूरा हम लोग फिल कर देते हैं कंक्रीट या बोल्डर से। कंक्रीट या बोल्डर से हम फिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा कंक्रीटिंग कर देना ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस स्पेस विल बी फिल्ड विद कंक्रीट, यानी बेसिक जो हमारा आपने देखा होगा, ये अक्सर जगह पे देखने को मिलता है। अक्सर जगह आपने देखा होगा कि अंडर वाटर जो रहते हैं तो उसके पेरी फेरी में आप अगर प्लान में मैं आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, एलिवेशन में, आई मीन एलिवेशन में वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये लीजिए आप, सॉरी व्हाट हैपेंड, ये आपका जो है पियर हो गया, और इसके बाजू में आप देखेंगे व्हाट यू विल गेट टू सी कि यहाँ पर इस तरीके की कोई वॉल हुआ करती है दोनों तरफ ना। ये आपको सी के अंदर रहेगा तो बाकी का हिस्सा तो दिखता नहीं है, और ये जो पोर्शन होता है इसके अंदर हमने क्या कर दिया होता है, कॉन्क्रीटिंग कर दिया होता है ना। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, और दिस होल सिस्टम इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा पानी के अंदर होता है। देखा आप लोगों ने, आई थिंक यू माइट हैव सीन इट, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नहीं तो यही कहा गया है, दिस इज अ कॉमन अकरेंस इन फ्लोइंग डंपिंग ऑफ बोल्डर। पहले तो कहते थे कि पहले बोल्डर डाल दो और बाद में ग्राउटिंग कर दो, या दूसरा क्या शीट पाइलिंग कर दो पेरी फेरी में सब जगह, या माइक्रो पाइलिंग कर दो और बाद में क्या कर दे उसके बीच के हिस्से में कंक्रीट या बोल्डर को आप भर दीजिए। इट शुड बी एंश्योर दैट द वाटर वे इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर ये ध्यान देना, वाटर वे इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि देखिए अब इसको वाटरवे दर्शाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी बहुत सारी ये बनानी पड़ेगी, पियर्स बनानी पड़ेगी। समझो ये मेरा एक पियर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है। अब क्या होता है कि वाट ये आपका हो गया, ये मान के चलिए ऊपर का आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये है आपका सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये नीचे का जो पोर्शन है वाटरवे किसको कहेंगे हम लोग, दिस इज दी वाटरवे, क्लियर स्पैन ना। तो अब यहाँ पर हम लोग मामूली सा अगर आप शीट पाइलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, मामूली सी शीट पाइलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके की हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज है कि ये वाटरवे कंसिडरेबल अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। दिस वाटरवे शुड नॉट गेट रिड्यूस बाय कंसिडरेबल अमाउंट। ये जो है ना क्लियर स्पेसिंग ये बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ता हूं मैं आप लोग को लेके पॉइंट नंबर बी, इसमें जो है पॉइंट नंबर बी, provision of adequate flooring with drop or curtain walls of sufficient depth may be provided in case of scar in shallow foundation। Provision of adequate flooring with drop or curtain walls of sufficient depth, provision of adequate flooring with drop or curtain walls of sufficient depth may be provided in case of scar in shallow foundation। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन में क्या कहा गया है, एडिक्वेट फ्लोरिंग कर देंगे विद ड्रॉप वॉल्स या कर्टन वॉल्स। यानी कि समझे कि नहीं, शैलो फाउंडेशन जहां पर है, जहां पर बहुत डीप फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन है, तो वहां पर समझिए हमारे हो गए शैलो फाउंडेशन हो गए, तो इसके आजू बाजू में क्या कर दिया जाए, इस तरीके से एडिक्वेट ना, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फ्लोरिंग विद ड्रॉप और कर्टन वॉल्स, ड्रॉप या कर्टन वॉल्स वगैरह इस तरीके से बना दिए जाए, ठीक है। सफिशिएंट डेप्थ में भी प्रोवाइडेड, इस तरीके से
कुछ कच्चा पक्का अरेंजमेंट ऐसी होता है, मे बी इन केसेस कवर इन शैलो फाउंडेशन। मैंने थोड़ा दूर तक कर दिया है, इतना दूर तक नहीं होता बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है पैरा 513। पैरा 513 है स्ट्रेंथनिंग और रीबिल्डिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर। एनेक्चर 5/2 रह गया था दोस्तों, एनेक्चर 5/2 रह गया था, वो जरा हम लोग देख लेते हैं एनेक्चर 5/2। ठीक है, ये देखिए आपका एग्जिस्टिंग जो है फाउंडेशन, जो आपको जो स्ट्रेंथनिंग करना था, तो इसमें कैसा था, ये देखिए आपका एग्जिस्टिंग पियर है, यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग पियर है। ओके, और ये यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू आरसीसी की पाइल्स वगैरह यहाँ पे देखिए, ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे थी और ये यहाँ थी, दिख रहा है। ये देखिए ये पहले का कैसा अरेंजमेंट है कि पहले आपकी गर्डर एक एक पियर यहाँ थी और दूसरी पियर यहाँ थी। हमने क्या किया, इनके क्लियर स्पैन के बीच में कोई एक नई जगह पर, ये जो क्लियर स्पैन था ना, इसके बीच में कोई नई जगह आइडेंटिफाई की, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करके कुछ पाइलिंग वगैरह कर दी, या जो कुछ भी तरीका होगा, आरसीसी बोर्ड पाइल या जो भी है, वेल फाउंडेशन, जो भी तरीका सुटेबल लगा, हमने क्या किया यहाँ पर उसको बना दिया। जैसे यहाँ उन्होंने दिया है कि कुछ यहाँ पे बोर्ड पाइल से ना, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है बोर्ड पाइल से, फिर बाद में पाइल के ऊपर पाइल कैप, और उसके बाद में पूरा उन्होंने ऊपर का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है नहीं, ऐसा कर दिया, जैसे यहाँ पर बना ऐसे यहाँ पर भी आपने बना दिया, दूसरे पार्ट में भी। और इसको बनाने के बाद में आपने क्या किया, शिफ्ट, गर्डर को शिफ्ट कर दिया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव शिफ्टेड द गर्डर्स। हमने क्या किया, पहले गर्डर कैसे थी, पहले की पोजीशन गर्डर की देखिए कुछ ऐसी रही होगी, पहले की गर्डर की पोजीशन कुछ ऐसी रही होगी जो मैंने ग्रे कलर से दर्शाई। ठीक है, ऐसी कुछ अरेंजमेंट रहा होगा। अब हमने न्यू पोजीशन में क्या किया, गर्डर को शिफ्ट किया। अब क्या किया मैंने, इस गर्डर को, ये गर्डर का जो ये एंड यहाँ था, इसको लेके आके हमने लाके, एक मिनट ना, कलर चेंज करते हैं हम लोग। न्यू पोजीशन हमने लिया, तो अब क्या किया, गर्डर को यहाँ ले आया, यानी ये वाला एंड यहाँ आ गया, और इसी तरीके से दूसरा जो है यहाँ से इसको उठा के लेके आके यहाँ रख दिया। लाइक वाइज ये ना हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो सब स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, पूरी की पूरी तरह से वी हैव चेंज। ठीक है, तो गर्डर इन न्यू पोजीशन। ओके, पैरा 513, पैरा 513, स्ट्रेंथनिंग और रीबिल्डिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग और रीबिल्डिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग और रीबिल्डिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर। ठीक है, bed blocks get shaken up causing cracks in masonry below bed block, bed blocks get shaken up causing cracks in masonry below bed blocks। ठीक है, bed blocks get shaken up causing cracks in masonry below bed blocks, fine and medium sized cracks which are not yet deep may be grouted and sealed using epoxy resin through pressure injection method। ये हमने मेथड पढ़ा है, एपॉक्सी रेसिन मेथड वगैरह हमने पढ़ा हुआ है ना पहले। क्या कहा, बेड ब्लॉक गेट शेकन अप कॉजिंग क्रैक्स इन मेसनरी, बेड ब्लॉक जो है शेक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेसनरी में क्रैक आया, कॉजिंग क्रैक्स इन मेसनरी बिलो बेड ब्लॉक, तो बेड ब्लॉक के नीचे की जो मेसनरी होती है उसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाता है। फाइन एंड मीडियम साइज क्रैक्स, फाइन एंड मीडियम साइज क्रैक विच आर नॉट येट डीप, बहुत ज्यादा डीप नहीं गए हैं वो क्रैक, फाइन एंड मीडियम साइज क्रैक विच आर नॉट येट डीप मे बी ग्राउटेड एंड सील्ड, उनको ग्राउटिंग और सीलिंग की जा सकती है। ठीक है, यूजिंग एपॉक्सी रेजिन थ्रू प्रेशर इंजेक्शन मेथड, थ्रू प्रेशर इंजेक्शन मेथड। फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ प्रेशर इंजेक्शन विद एपॉक्सी रेजिन रेफरेंस में भी मेड टू पैरा 209। मैंने कहा ना, हमने पहले पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, वही उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको प्रेशर इंजेक्शन करना है, वो आप चैप्टर नंबर 2 के पैरा 209 में देख सकते हैं। हमने पहले पढ़ा इसलिए हम वहां पर अभी नहीं जाएंगे, पैरा 209 आप देख लेना, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ना। आगे क्या कहा जा रहा है, the work should be carried out as per the specifications of the reputed product manufacturer, if the cracks are deep cement grouting may be resorted to। ठीक है, तो फाइन और मीडियम साइज क्रैक है तो एपॉक्सी रेसिन जो है ग्राउटिंग जो है आप जो है प्रेशर इंजेक्शन मेथड से कर सकते हैं। और ये जो काम जो होगा, जो भी रेजिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, द वर्क शुड बी कैरिड आउट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेप्यूटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जो रेजिन मैन्युफैक्चरर कंपनी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, इफ द क्रैक्स आर डीप, क्रैक बहुत गहरे हैं तो सीमेंट ग्राउटिंग में भी रिसोर्टेड, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट ग्राउटिंग करेंगे। ओके, वेयर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज फेयरली साउंड, वेयर
where the existing structure is fairly sound and does not show any sign of distress. Existing structure बहुत ही sound है और इसमें किसी भी प्रकार का साइन ऑफ डिस्ट्रेस, कमजोरी नहीं है, बट इज ऑफ एनी इनएडिक्वेट सेक्शन, यानी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मेरा साउंड है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस नहीं है, दरार नहीं है, कमजोरी नहीं है, लेकिन इज ऑफ इनएडिक्वेट सेक्शन और हैज extensive surface weathering, jacketing with cement concrete with minimum thickness of 150 mm, suitably doubled into the old masonry or concrete may be done. क्या कहा कि जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मैं इसे प्लान में बताता हूँ, मान के चले कि ये मेरा कोई पियर है, एग्जिस्टिंग पियर है, ठीक है। अब ये जो है इसमें कोई दरार नहीं है, कोई कमजोरी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरा लोडिंग बढ़ गया, जैसे मैं बोला ना, नया कोई लोकोमोटिव आ गया, कोई नया लोकोमोटिव आ गया या कुछ इस तरीके से लोड बढ़ गया ना, तो उस परिस्थिति में अब क्या होगा, अब ये लोड कैरी कैपेसिटी इसकी नहीं है उतनी, खराब नहीं है, लेकिन सेक्शन इसका वीक है। ये वीक का मतलब क्या, अभी जो लोडिंग है उसके हिसाब से और हेवी सेक्शन होना चाहिए, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो जैकेटिंग विद सीमेंट कंक्रीट विद मिनिमम थिकनेस ऑफ 150 mm, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, जैकेटिंग कर देंगे। जैकेटिंग का बेसिक मतलब क्या है, इसके आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सेक्शन को हैवी करेंगे हम लोग, इसका कैसा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा जैकेटिंग का हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जैकेटिंग करेंगे और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ये कम से कम 150 mm थिकनेस की होनी चाहिए, सुटेबली डबल्ड इनटू द ओल्ड मेसनरी। इसके अंदर कुछ डबल बार्स हम लोगों को इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना, इससे कुछ डबल्स वगैरह ड्रिल कर करके डालने पड़ेंगे इसके अंदर, ताकि इनके अंदर आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा कुछ डबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैंने थोड़ा बड़ा छोटा बना दिया, आप उसको रेगुलर साइज में होगा बेसिकली, ठीक है। मिनिमम थिकनेस 150 suitably double into the old masonry concrete may be done. The jacketing to be effective must be taken up right up to the foundation. अब जैकेटिंग को इफेक्टिव होने के लिए ऐसा नहीं है कि खाली सरफेस सरफेस पे कर दिया तो काम हो जाएगा। जैकेटिंग टू बी इफेक्टिव मस्ट बी टेकन अप टू द फाउंडेशन एंड इंटीग्रेटेड एट फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन एंड इंटीग्रेट एट द फाउंडेशन लेवल विद द फाउंडेशंस। क्या कहा, द जैकेटिंग टू बी इफेक्टिव मस्ट बी टेकन अप राइट अप टू द फाउंडेशन, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल से जैकेटिंग करना है, यानी बिल्कुल जो है ना नीचे से उसको लेकर आना, नीचे से डबल पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद में वहां से उसको राइज करेंगे वॉल को, और फिर वो बाद में हॉरिजॉन्टल इस तरीके से इसको कर दे। ये प्लान है ना, ये ऊपर से दिख रहा है, फाउंडेशन लेवल से करते हुए जैकेटिंग टू बी इफेक्टिव मस्ट बी टेकन राइट अप टू द फाउंडेशन एंड इंटीग्रेटेड एट फाउंडेशन लेवल विद द फाउंडेशन। द डबल बार्स कंसिस्टिंग, अब डबल बार के बारे में भी स्पेसिफिकेशन दे दी कि डबल बार कैसे हो। The double bars consisting of 20 mm dia MS deform bar, HYSD high yield strength deform bars, HYSD यानी high yield strength deform bars ना। The double bar consists of 20 mm diameter MS deform bar यानी कि mild steel deform bar या high yield strength deform bars hooked at the exposed end, hooked at the exposed end or MS tie bar flat 45 by 10 mm size with the end splits may be fixed into the old masonry concrete. क्या कहा, the double bar consisting of 20 mm dia mild steel deform bar यानी high yield strength deform bar hooked at the exposed end, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग वाला है उसके अंदर हुकिंग किया जाएगा एट द एक्सपोज्ड एंड, और एमएस या फिर दूसरा एमएस टाई प्लेट टाई बार, या फिर क्या बार की जगह पे टाई बार फ्लैट 45 by 10 mm साइज विद द एंड स्प्लिट मे बी फिक्स इनटू ओल्ड मेसनरी, ओल्ड मेसनरी में आप लगाएंगे, ठीक है। These doubles should be taken down to a depth of not less than 200 mm inside the masonry concrete. ये जो डबल होंगे कम से कम 200 mm होने चाहिए अंदर। These doubles should be taken down to a depth of not less than 200 mm inside the masonry. ठीक है, मेसनरी में कम से कम 200 mm से कम ना हो। The spacing of double should not be more than 450 mm horizontally and vertically. उनकी जो स्पेसिंग होगी हॉरिजॉन्टली 450 mm से ज्यादा ना हो और वर्टिकली भी 450 से ज्यादा ना हो, यानी कि ये समझ में आ गया। ये एलिवेशन, ये मेरा पियर है, एग्जिस्टिंग पियर है। अब जहाँ पे भी डबल लगाने की बात चल रही है ना, यहाँ पे भी डबल लगाने की बात चल रही है, तो क्या कहा जा रहा है, ये जो अलग अलग जगह डबल लगा रहे हैं हम लोग ना, तो इनकी जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात चल रही है, ठीक है।
तो ये जो स्पेसिंग की बात चल रही है वो ये है कि भाई ये जो दो डबल है इसके बीच की दूरी 450, 450 से ज्यादा ना हो, वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, ये यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, डबल शुड बी प्रोवाइडेड इन स्टैगर्ड मैनर। अब मैंने हमें सीरीज में बना दिया, उन्होंने क्या कहा, स्टैगर्ड मैनर में आप डबल बनाए लगाएं। कैसा लगाएं? स्टैगर्ड मैनर में। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैगर्ड का मतलब क्या था? ऑल्टरनेट। ठीक है, ये इधर लगाया तो इधर जिगजैग, स्टैगर्ड मतलब जिगजैग। गेटिंग माय पॉइंट? जिगजैग मैनर में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और स्पेसिंग तो बता दिया आपने, हॉरिजॉन्टली 450, वर्टिकल 450 नहीं होना चाहिए। एनेक्चर 5/3A में ये दिया गया है। ये देखिए एनेक्चर 5/3 में ए, 5/3 आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, सेक्शनल एलिवेशन, स्ट्रेंथनिंग और सबस्ट्रक्चर बाय जैकेटिंग। यहाँ पे ये किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। एग्जिस्टिंग वाला ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो है एग्जिस्टिंग वाला है आपका ये, और इसके बाजू में क्या किया है, जैकेटिंग है। मिनिमम 150 mm थिकनेस, डबल बार, 20 mm डायमीटर, जो भी आप था 4.5 mm के डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। और इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है, मिनिमम 150 mm थिकनेस का होगा। ठीक है, इस तरीके से जैकेटिंग की जाएगी। ठीक है, ओके। बिफोर जैकेटिंग इज टेकन अप, एग्जिस्टिंग क्रैक शुड बी थरली ग्राउटेड। जैकेटिंग करने से पहले अगर एग्जिस्टिंग कहीं क्रैक है उसको अच्छे से ग्राउटिंग कर देंगे। इट शुड ऑल्सो बी इंश्योर दैट द रिजल्टिंग रिडक्शन ऑफ वाटरवे ड्यू टू जैकेटिंग इज विद इन परमिसिबल लिमिट। वाटरवे कम होगा ना, जब इसका क्रॉस सेक्शन जब बड़ा होगा, आपका पियर का मोटा होगा पियर, तो वाटरवे कम होगा, तो परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी इंश्योर दैट द रिजल्टिंग रिडक्शन ऑफ वाटरवे ड्यू टू जैकेटिंग इज विद इन परमिसिबल लिमिट। The face of the existing masonry or the concrete should be thoroughly clean, free of all dirt। जहां पर आप जो है कंक्रीटिंग करने वाले हैं उसको फेस को अच्छी तरह से सरफेस को क्लियर, द फेस ऑफ द एग्जिस्टिंग मेसनरी और द कंक्रीट शुड बी थरली क्लीन्ड, फ्री ऑफ ऑल डर्ट। इन केस ऑफ कंक्रीट द स्मूथ सरफेस शुड बी मेड रफ। तो सीधी सी बात है, कंक्रीटिंग करना है तो बॉन्डिंग करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको सरफेस को रफनिंग करना पड़ेगा ना। Before laying the new concrete, neat cement grout should be applied uniformly over the face of the existing old masonry। है कि नहीं? नया कंक्रीट डालने के पहले क्या करेंगे, पुराना सरफेस को रफनिंग कर दिया, उसके बाद में ना सीमेंट का ग्राउट डालेंगे, क्लीन पानी, सीमेंट पानी जिसको हम कहते हैं ना, सीमेंट स्लरी। नीट सीमेंट ग्राउट शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली ओवर द फेस ऑफ द ओल्ड मेसनरी। द न्यू कंक्रीट लेयर शुड बी ऑफ 1:2:4। जब न्यू कंक्रीट लेयर होगी उसका प्रोपोर्शन क्या, मिक्स प्रोपोर्शन 1:2:4 मिक्स। although the maximum size of aggregate may go up to 40 mm। नॉर्मली कंक्रीट में हमारे मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होता है, 20 mm होता है ना, 20 mm होता है ना, 20 या 25 mm होता है, 20 mm मेरे ख्याल से होता है। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 20 mm का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, न्यू कंक्रीट लेयर शुड बी 1:2:4 मिक्स, ऑल्दो द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट में गो अप टू 40 mm। 40 mm तक का मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हमारा यहाँ पर जा सकता है। A mat of steel reinforcement with minimum of 10 mm bars may be a mat of steel reinforcement। जैसे हमारी आरसीसी वॉल में होता है ना स्टील reinforcement, साइड में लैटरल्स वगैरह होते हैं, तो a mat of steel reinforcement with a minimum of 10 mm bar spaced as 200 mm horizontal vertically may be provided as distribution reinforcement। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डबल डाल दिए हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम जो है इस तरीके के अरेंजमेंट 10 mm के रिइंफोर्समेंट हमारे जो होंगे, मैक्सिमम साइज क्या है 200 mm स्पेसिंग पे, इस तरीके से आप इसको डालेंगे। ठीक है, और ये इसी में हॉरिजॉन्टल भी होगा, इसी में हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट भी होगा इस तरीके से ना। कच्चा पक्का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर हमारा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होगा। मैट स्टील रिइंफोर्समेंट विद मिनिमम 10 mm डाया बार्स स्पेस्ड एट 200 mm, हॉरिजॉन्टली भी 200 mm, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली 200, वर्टिकल 200 mm में भी प्रोवाइडेड एज डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। और ये जो रिइंफोर्समेंट है ये डबल के साथ कनेक्टेड है। ये जो रिइंफोर्समेंट, अगर आप इसको मैं डायग्राम में बताऊं तो ये मेरा सॉरी डायग्राम में मैं अगर बना के बताना चाहूँ तो ये मेरा पुराना मेसनरी स्ट्रक्चर है, और ये मेरी नई वॉल आनी है, ये मेरी नई वॉल आनी है, ओ सॉरी ये मेरी न्यू वॉल्स आनी है। तो इनके बीच में ये जो रिइंफोर्समेंट मैंने जो आपको अभी बताई ना, ये रिइंफोर्समेंट कहाँ आएगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, और इसके अंदर क्या होगा, आपका
ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रीइंफोर्समेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट ना, डॉट डॉट में बना के दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही से, ठीक है नहीं, ये दिस इज दैट थिंग, एंड दीज आर कनेक्टेड विद द डबल्स, इनको डबल से कनेक्ट किया गया, ये जो है ना इसको डबल से कनेक्ट किया गया है, इसके साथ में डबलिंग की गई है, ठीक है नहीं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसा डबल जो हमारा होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, इस मैट को कनेक्ट करेंगे ना, तो मैट ऑफ स्टील reinforcement with a minimum of 10 mm dia bar space that 200 mm horizontal vertically may be provided as distribution reinforcement. The following precautions should be taken. The following precautions should be taken while carrying out the jacketing work. The following precautions should be taken while carrying out the jacketing works. क्या जैकेटिंग के टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? क्या करने पड़ेगी वो प्रिकॉशंस? देखिए, फाउंडेशन शुड बी एक्सपोज फॉर ओनली लिमिटेड विड्थ एट अ टाइम सो एज टू अवॉइड एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। जब आप जो जैकेटिंग करने वाले हैं तो थोड़ा सा नीचे से वॉल लेना है ना, तो फाउंडेशन से लेने बोला ना, तो फाउंडेशन शैल बी एक्सपोज फॉर ओनली लिमिटेड विड्थ, फाउंडेशन शैल बी एक्सपोज फॉर ओनली लिमिटेड विड्थ एट अ टाइम, एक समय में थोड़ा ही सा फाउंडेशन का पार्ट को ओपन करेंगे सो एज टू अवॉइड एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की सेफ्टी को एंडेंजर होने से रोकने के लिए थोड़ा ही सा पार्ट जो है आप फाउंडेशन का एक्सपोज करेंगे एक समय में, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? pumping of pumping of water from foundation should be avoided as far as possible as it may endanger the safety of the structure. Pumping of water from foundation should be avoided as far as possible, जहां तक हो सके वाटर पंपिंग नहीं करना है। पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम फाउंडेशन शुड बी अवॉइडेड as far as possible as it may endanger the safety of the structure. Pumping of water from foundation should be avoided as far as possible as it may endanger safety of the structure. Holes for double should be drilled and not made by pavement breakers. होल को प्रॉपरली वॉल के अंदर ड्रिल करना है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकर लेकर आ गए और ब्रेकर से हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है नहीं, क्या करते हैं, ब्रेकर से ना आसान पड़ता है ना जल्दी, तो ऐसा ऐसा हैमर करना लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा तोड़ दिया, बोले एक सरफेस को एक्सपोज तो करना है, आपने को बार तो डालना है, बाद में तो कंक्रीट में छुप जाएगा, ऐसी भी मेंटालिटी होती है लोगों की। तो उसके लिए मना किया है कि भाई आप जो क्या करें, इसके अंदर जो है आप इसको ऐसा ब्रेकर नहीं यूज करें, ब्रेकर ना यूज करें, बल्कि आप क्या यूज करें, आप यहाँ पर यूज करें, आप होल करें, यहाँ पर बाकायदा आपको यहाँ पर होल करना है, यू हैव टू ड्रिल होल ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ दैट विल ड्रिल होल, हम क्या करेंगे यहाँ पर होल ड्रिल करेंगे, रेगुलर साइज के हमारे होल्स ड्रिल करेंगे। होल ड्रिल करने पे सर किसी तरह का क्रैक डेवलप नहीं होता है, लेकिन ब्रेकर अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, मैंने टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बना दिया ये, जब आप ब्रेकर इस्तेमाल करोगे तो क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, होल्स फॉर डबल शुड बी ड्रिल्ड एंड नॉट मेड बाय पेवमेंट ब्रेकर्स। द वर्क ऑफ जैकेटिंग शुड बी डन अंडर सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जैकेटिंग का काम जो है जब आप करेंगे तो उस टाइम पे क्या है, सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे। depending upon location, extent of exposure, type of soil, etc., speed restriction may be as under. Depending upon location, extent of exposure, type of soil, etc., स्पीड रेस्ट्रिक्शन में भी एज अंडर, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने स्पीड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कहाँ क्या काम कर रहे हैं तो क्या स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। जैकेटिंग बिलो बेड लेवल, बेड लेवल के नीचे जब जैकेटिंग हम करेंगे तो क्या है, 15 kmph टू 30 kmph, क्या कहा, जैकेटिंग बिलो बेड लेवल जब हम करेंगे तो 15 kmph से 30 kmph के बीच में स्पीड होगी, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर, टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि मिनिमम से मिनिमम 15 kmph, मैक्सिमम 30 kmph, डिपेंड करता है कि कितना आपने फाउंडेशन को एक्सपोज किया या किस टाइप की सॉइल आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ओके, जैकेटिंग फ्रॉम बेड लेवल 30 kmph टू 50 kmph, जैकेटिंग ऑफ बेड लेवल टू टॉप ऑफ सब स्ट्रक्चर, ये एक ही पार्ट है, हाँ मैं गलत मार्क कर दिया, जैकेटिंग फ्रॉम बेड लेवल टू टॉप ऑफ सब स्ट्रक्चर, यानी बेड लेवल के नीचे 15 से 30 डिपेंडिंग ऑन कितना एक्सपोजर किया या टाइप ऑफ सॉइल, और बेड लेवल से लेकर सब स्ट्रक्चर के टॉप तक, यानी कि जहां तक आपका पियर कैप नहीं आ जाता वहां तक पूरे हिस्से में 30 kmph टू 50 kmph डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑफ मेसनरी, मेसनरी की कंडीशन के हिसाब से 30 से 50 kmph के आसपास के बीच में
हम लोग कॉशन ऑर्डर इंपोज करेंगे, स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे। ठीक है, अब इसके रिलैक्सेशन का तरीका भी दिया है। दी अबव स्पीड रिलैक्सेशन, the above speed restriction, sorry, the above speed restriction may be relaxed after the completion of work as per the following guideline. Speed restriction को relax भी करना पड़ेगा, तो क्या कहा, the above speed restriction may be relaxed after completion of work, may be relaxed after completion of work as per the following guidelines. If jacketing is carried out by using OPC, अगर हम लोग जैकेटिंग करने के टाइम हम यहाँ यूज कौन सी सीमेंट यूज करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इफ जैकेटिंग इज कैरिड आउट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269। आजकल तो अभी PPC भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है वो OPC का दिया है। इफ जैकेटिंग इज कैरिड आउट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269, अगर वो सीमेंट आप यूज कर रहे हो तो क्या कहा जा रहा है, कॉन्क्रीटिंग 50 kmph आफ्टर 7 days ऑफ लास्ट कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, यानी जो पहले कॉशन ऑर्डर आपका था, ठीक है ना, उसको रिलैक्स करने की बात चाहिए, 30 था ना, तो अबव स्पीड रेस्ट्रिक्शन में भी रिलैक्स ना। तो आपने कॉन्क्रीटिंग किया, कॉन्क्रीटिंग से आपका 7 दिन बाद, आफ्टर 7 days ऑफ लास्ट कॉन्क्रीटिंग 50 kmph हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे बता रहे कि PPC जो है स्ट्रिक्टली मना किया गया है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। हाँ सही बात है, PPC एक्चुअली होता है पोजोलैनिक पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसके अंदर पोजोलाना जो होता है वो हमारा एक साइड का फिलर का काम करता है, तो वो आपका जो है उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है आपके जरा उसमें कम जरूर होती है, लेकिन स्ट्रेंथ मतलब थोड़ा देर से गेन होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि PPC जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो OPC हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर PPC हम लोग यूज करते हैं, लेकिन शायद ब्रिज में मना किया है। ओके, तो the above speed restriction may be relaxed after completion of work as per the following guideline. If jacketing is carried out using ordinary Portland cement conforming to IS 269, 50 kmph, आप यानी कॉशन ऑर्डर 30 का था, अब उस आपने 7 दिन कॉन्क्रीटिंग के बाद, लास्ट कॉन्क्रीटिंग आपने किया उसके 7 दिन बाद 50 kmph कर देंगे, और लास्ट कॉन्क्रीटिंग के 14 दिन बाद, 14 दिन बाद यानी फर्दर और 7 दिन के बाद 50 किया, उसके और 7 दिन बाद बोले, या लास्ट कॉन्क्रीटिंग से 14 दिन के बाद 75 kmph कर दिया जाएगा, और 28 दिन के बाद नॉर्मल सेक्शनल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, to reduce the duration of speed restriction, rapid hardening cement may be used. ड्यूरेशन ऑफ स्पीड यानी जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन RHC यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में भी यूज IS 8045 8041 IS 8041 को अपना हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं अगर हमको स्पीड रेस्ट्रिक्शन जल्दी रिलैक्स करना है, स्पीड जल्दी रिलैक्स करना है, वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। फॉर बिल्डिंग for bulging leaning of abutment, अभी अलग डिफेक्ट है। For bulging leaning of abutments, after checking the adequacy of the section, action is taken to strengthen the abutment by jacketing the front face. In case the earth in the rear of the abutment can be opened, strengthening in the rear may also be adopted. Strengthening should be carried out from foundation level. The pressure on the abutment can be relieved by suitably designing approach slabs or by provision of adequate granular backfill and proper drainage. देखिए दोस्तों, अभी का एग्जाम जो 70% का एग्जाम हुआ ना, इसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया हुआ था। ये जो भी 70% का एग्जाम अभी मार्च 17 को हुआ है कि नहीं, कि अबटमेंट के बैकफिल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या, ये इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रेलेवेंट पैरा और भी कहीं मैनुअल में हो सकता है, लेकिन ये क्या है, देखिए, द प्रेशर ऑन द अबटमेंट कैन बी रिलीव बाय सुटेबली डिजाइन्ड अप्रोच स्लैब्स, एक तो ये चीज होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो by provision of adequate granular backfill and proper drainage. granular backfill यानी कि sandy soil, granular ना, sand is granular, clay क्या है, it is not granular, it is cohesive in nature। तो पूछा था कि आप जो है अबटमेंट के बैक में क्या यूज करेंगे, तो वो आपका क्लेई सॉइल है कि सैंडी सॉइल है, तो क्या आंसर है, सैंडी सॉइल यानी कि ग्रैनुलर बैकफिल ना। तो द प्रेशर ऑन द अबटमेंट कैन बी रिलीव्ड बाय सुटेबली डिजाइनिंग by suitably designed approach slab, है ना, the pressure of the abutment या provision of adequate granular backfill and proper drainage। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं मैंने समझा पाया,
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर बल्जिंग एंड लीनिंग ऑफ अबटमेंट, लीनिंग का मतलब झुकना होता है, बल्जिंग का यानी कि फूगना होता है ना। बल्जिंग का मतलब क्या हुआ, कोई चीज इस तरीके से थी, कोई चीज मान के चले इस तरीके की है, हाँ। अब बल्जिंग अगर इसमें बोलूँ इसके अंदर बल्ज होगा, इट हैज बल्ज, तो व्हाट इज मीन बाय बल्जिंग। तो बल्जिंग अगर मैं कहूंगा तो ये इसको पेट आ जाना है ना, इस तरीके से फूक जाना, इसको हम क्या कहते हैं, बल्जिंग। और दूसरा होता है लीनिंग। लीनिंग का क्या मतलब है, लीनिंग का क्या मतलब है, लीनिंग का मतलब क्या है कि ये जो है ना इसका साथ झुक जाना, इसका इस तरीके से झुक जाना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो लीनिंग का क्या मतलब है, बल्जिंग का मतलब इसको पेट आ जाना, और लीनिंग का मतलब क्या आता है, झुक जाना। ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पर, for bulging or leaning of abutment after checking the adequacy of the section, action is taken to strengthen the abutment by jacketing the front face। फ्रंट फेस की जैकेटिंग करना, क्या व्हाट इज मीन बाय दिस, बाय जैकेटिंग दी फ्रंट फेस। फ्रंट फेस की जैकेटिंग करना। देखिए अबटमेंट क्या क्या होता है, अबटमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक पार्ट इसका सॉइल के अंदर होता है। अबटमेंट का एक पार्ट जो है ना पीछे का हिस्सा सॉइल के अंदर होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका फ्री होता है ना, फ्री एंड होता है दूसरा एंड। तो यहाँ पर क्या कहा है, फॉर बल्जिंग और लीनिंग ऑफ अबटमेंट आफ्टर चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन, एक्शन इज टेकन टू स्ट्रेंथन द अबटमेंट बाय जैकेटिंग द फ्रंट फेस। एनेक्चर 5/3b, एनेक्चर 5/3b अपने को इसको देखना पड़ेगा अभी, मैं इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ। इन केस द अर्थ इन द रियर ऑफ द अबटमेंट कैन बी ओपन। अब ये जो है पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा अगर आप एक्सपोज कर सकते हैं, अबटमेंट का पीछे का हिस्सा आप एक्सपोज कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग इन द रियर में ऑल्सो बी अडॉप्टेड। तो पीछे का हिस्सा भी उसको भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल से स्ट्रेंथनिंग करना है, कहां से करना है, फाउंडेशन लेवल से करना है। ठीक है, कहां से करना है स्ट्रेंथनिंग, फाउंडेशन लेवल से करना है। ओके, strengthening should be carried out from foundation level। Pressure from on the abutment can be relieved by suitably designed approach slabs or provision of adequate backfill and proper drainage। ये मैंने आपको बता दिया था ना, 70% क्वेश्चन में था adequate granular backfill और proper drainage। ठीक है, मैं आपको भी annexure 5/3 भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग एनेक्चर 5/3 में आ चुके हैं, एनेक्चर 5/3 में आ चुके हैं। हमने ये पार्ट देख लिया था, 5/3A देख लिया था, ये पियर का जो है ना, हम लोगों ने जैकेटिंग किस तरीके से करना था हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा अबटमेंट का है। तो ये अबटमेंट है, तो अबटमेंट में देखिए ये जो पोर्शन है सॉइल के अंदर ढका हुआ होगा, दिस पोर्शन विल बी कवर्ड इन सॉइल ना, स्टेप वाइज उन्होंने बताया है, तो मैं भी इसको स्टेप वाइज बना दे रहा हूँ। यहाँ पे यानी इधर पे मिट्टी है, दिस इज नॉट एक्सेसिबल, दिस इज नॉट एक्सेसिबल। और यहाँ पर जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इट इज कवर्ड इन वाटर। ये एक मिनट, हाँ, दिस इज सब्जेक्टेड टू, ये नहीं ये एक्सपोज्ड है। ठीक है, ये इधर पे इस तरीके से था, यानी कि ये पहले इधर तक था, ये पानी के अंदर इस तरीके से था। अब इसके बाद में अभी ये क्या हो गया, आइदर इट हैज बल्ज्ड और इट हैज लीन्ड, झुक गया है या तो ये फूक गया है उसका पेट, समझ गए। उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, एक तरफ से आप, उन्होंने क्या कहा, एक तरफ से आप क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग कैसा करेंगे, तो क्या कहा, एग्जिस्टिंग जो अबटमेंट होगा उसके अंदर डवेल डाले जाएंगे। पहले क्या किया जाएगा, डवेल्स, देख रहे हैं आप यहाँ पे डवेल्स डाले गए हैं, डवेल बार्स, सी दीज वन, दीज आर डबल बार्स। ठीक है, दीज आर डबल्स, उन्होंने एल शेप का यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसके बाद में क्या किया, डबल अंदर डालने के बाद में आपने क्या किया, ये देखिए फाउंडेशन से राइट फ्रॉम फाउंडेशन पूरा डबलिंग किया गया है, डबलिंग कर दिया। अब उसके बाद में आपने क्या किया इसको, अब उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया, यू हैव डन द कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, तो M20 ग्रेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। फिर इसके अंदर ही दूसरा पार्ट क्या कहा था कि नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होता ना, अबटमेंट का दूसरा साइड ये वाला पोर्शन एक्सेसिबल नहीं होता, तो कहा था कि एक तरफ से कर दें। फिर बाद में ये भी कहा कि अगर एक्सेसिबल है, अगर एक्सेसिबल है, अगर एक्सेसिबल है तो क्या करेंगे, अगर एक्सेसिबल है तो क्या करेंगे, यहाँ की मिट्टियों को निकाला जाएगा और यहाँ तरफ से भी जो है हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, देखिए आप ये कोई पूछ रहे थे कि ये 1:2:4 क्या होता है ना, ये एक्चुअली सीमेंट का मिक्स है। ये अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको पता चलेगा, बेसिक है ये 1:2:4 किसी ने पूछा ना, न्यू ये लेयर ऑफ 1:2:4, ये मिक्स प्रोपोर्शन है कंक्रीट की जो है अलग
M10, M15, M20, M25 कुछ स्टैंडर्ड हमारे जो है मिक्स प्रोपोर्शंस होते हैं, जिससे हमको एक स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की मिलती है। फिर उसके अलावा कुछ मिक्स डिजाइन भी हम लोग करते हैं, तो ये उसका पार्ट है जिसमें कुछ ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है। और एक है डिजाइन ऑफ अप्रोच, कहाँ पे आपने पढ़ा था सर? किसी ने पूछा ना, डिजाइन ऑफ अप्रोच, डिजाइन ऑफ अप्रोच कहाँ पे था ये टर्म? जस्ट अ मिनट, इन द लास्ट, एक मिनट। अच्छा ये समझ गया मैं, यहाँ पर है द प्रेशर ऑन द अबटमेंट कैन बी रिलीव बाय सुटेबली डिजाइंड अप्रोच स्लैब और बाय प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ग्रैनुलर बैकफिल ना। तो यानी कि जो अप्रोच स्लैब होगा ना, जो ऊपर आपका जो अप्रोच, ये अबटमेंट जो है, अबटमेंट ब्रिज का अप्रोच है, तो क्या कहा गया, द प्रेशर ऑन द अबटमेंट कैन बी रिलीव बाय सुटेबली डिजाइंड अप्रोच स्लैब। तो अप्रोच स्लैब को प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग अबटमेंट के ऊपर प्रेशर कम आएगा ना, यानी उसको लोड को वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कहा है, ठीक है ना, लोड को वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। द प्रेशर ऑन द अबटमेंट कैन बी रिलीव बाय सुटेबली डिजाइन अप्रोच स्लैब और बाय प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ग्रैनुलर बैकफिल और एंड प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है। एक तो डिजाइन अप्रोच कर सकते हैं, या तो फिर जो अबटमेंट के पीछे जो सॉइल है वो ग्रैनुलर टाइप की हो, सैंडी टाइप की सॉइल हो। ये आया था ये साल के एग्जाम में, अभी मार्च वाले में मैंने कहा ना आपको वही। और प्रॉपर ड्रेनेज इंश्योर करे कि वी पोल्स वगैरह बराबर फंक्शनल वगैरह हो, उसके ऊपर प्रेशर माउंट नहीं होना चाहिए, प्रेशर माउंट नहीं होना चाहिए। देखिए अबटमेंट में अंदर क्रैक्स कब होगे, बल्जिंग कब होगी, जब या तो उसके पीछे की जो सॉइल होगी वो क्लेई टाइप की सॉइल होगी, वाटर को होल्ड करके रखती होगी, उस परिस्थिति में होगा। या फिर उसके जो वी पोल्स काम नहीं कर रहे होंगे, वहां पानी है, वहां से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो वी पोल्स काम नहीं करते, वी पोल्स कैन बी क्लीन, तो प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह इंश्योर करेंगे तो वो वहां पर ये लॉन्ग रन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरा 514 से पढ़ेंगे, ठीक है।